ज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की द्वितीय पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ सम कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत ईन्स, डाईईन्स और कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में अध्ययन करना है। एथाइलिन सबसे साधारण इसका उदाहरण है, सबसे सिंपल और सबसे बेसिक जो कंपाउंड है इसका वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है, यानी इसके अंदर पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल मिल करके और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो दोनों p ऑर्बिटल के pz कक्षक के पाई इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित रहते हैं और विपरीत स्पिन के साथ उपस्थित होते हैं। परंतु जैसे ही इस पर पर्याप्त फ्रीक्वेंसी की और पर्याप्त वेवलेंथ की लाइट पदार्थ पर डाली जाती है तो उस समय इनमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा के स्तर पाई स्टार ऑर्बिटल में चला जाता है। पाई स्टार ऑर्बिटल लोएस्ट वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है और पाई ऑर्बिटल हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। सामान्य परिस्थितियों में जब एल्कीन पेरेंट कंपाउंड हो, यानी उसके ऊपर किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन, ब्रांचिंग या कोई भी ग्रुप उपस्थित नहीं हो, तो उस समय पहला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने पर लैम्डा 1 का जो मान है वो 1 से 165 nm पर या 165 nm पर होता है। यदि और ऊर्जा मिलती है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित होकर के और लैम्डा 2 का जो मान है वो 200 nm का होता है और ये फार यूवी रीजन में होता है। यदि 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं किसी भी अणु के अंदर तो वो अल्टरनेट पोजीशन में यदि उपस्थित हैं, यानी डबल बॉन्ड में क्या उपस्थित है, कॉन्जुगेशन उपस्थित है। जब भी किसी भी डबल बॉन्ड कंपाउंड में यदि कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पर इसका मान बढ़ जाता है। यदि एक डबल बॉन्ड उपस्थित होता है तो जैसा कि हम उदाहरण लेते हैं ब्यूटाडाईइन में जो अवशोषण है वो 270 nm पर होता है। यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ब्यूटाडाईन का अध्ययन करें तो ब्यूटाडाईन में 4 pz मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम psi1, psi2, psi3 और psi4 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर चूँकि 4 pz ऑर्बिटल हैं इसलिए उनमें 2 इलेक्ट्रॉन psi1 ऑर्बिटल में उपस्थित होंगे और उसके बाद अगले 2 इलेक्ट्रॉन psi2 ऑर्बिटल में जाएंगे और इस प्रकार psi3 और psi4 ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरह से कार्य करते हैं। psi3 ऑर्बिटल एम्प्टी या खाली ऑर्बिटल है, यानी psi3 और psi4 ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, जिसमें लोएस्ट वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi3 ऑर्बिटल होगा। जैसे ही ऊर्जा का अवशोषण होगा या ऊर्जा विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा ब्यूटाडाईन के अणु के ऊपर डाली जाती है, वह psi2 ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करती है और वो psi2 ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके psi3 ऑर्बिटल में चला जाता है। यहाँ पर psi2 हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और psi3 लोएस्ट वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इस अवशोषण के लैम्डा मैक्स का मान 217 nm पर होता है।
इस तरह से जो उत्तेजन है वो कॉन्जुगेशन से प्रभावित होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का बढ़ना। यदि मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की बात करते हैं तो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी कॉन्जुगेशन के साथ संबंधित होता है। जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का मान भी बढ़ने लग जाता है। हम यदि और कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करें तो जैसे जैसे डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाती है कॉन्जुगेशन का मान अणुओं के अंदर बढ़ता जाता है और इस कॉन्जुगेशन के मान के लगातार बढ़ने के साथ साथ हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का ऊर्जा अंतर का मान कम होता जाता है, यानी लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता जाता है। लैम्डा मैक्स के मान की लगातार वृद्धि से पदार्थ यूवी रीजन से शिफ्ट होता होता विजिबल रीजन की तरफ आता है। जैसे यदि हम सिंपल एग्जाम्पल जो कि आप सब देखते हैं गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। बीटा कैरोटीन के अंदर 11 डबल बॉन्ड यानी 11 डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं और ये गाजर का कलर आप सबने देखा है रेड कलर होता है और इट मीन्स ये जो कलर गाजर के अंदर हमें दिखाई देता है वो किसके कारण है? बीटा कैरोटीन के कारण। और बीटा कैरोटीन में कलर किसके कारण है? 11 डबल बॉन्ड्स उपस्थित होने के कारण है इसके अंदर कलर और इट मीन्स इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो लैम्डा मैक्स 448 nm पर है या 448 nm पर ये अवशोषण करता है और इस तरह से ये कलर्ड रीजन में दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हमें मिलते हैं जिनके अंदर की कॉन्जुगेशन के कारण कलर दिखाई देता है। डाईईन्स और ईन्स दो तरह के हो सकते हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक। इन सब के लिए जब भी अवशोषण का मान होता है या कॉन्जुगेशन होता है तो उस समय ये अध्ययन किया गया कि जब भी कोई भी शिफ्टिंग होता है तो वो निश्चित तरंग दैर्ध्य के मान से होता है। इस सब का बात को देखते हुए वुडवार्ड और फिशर दो वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने इनके ऊपर बहुत ही धैर्यपूर्वक और भली प्रकार प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर इनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम वुडवार्ड और फिशर का नियम कहते हैं। वुडवार्ड और फिशर ने बताया कि 6 मेंबर्ड रिंग्स डाईईन्स और ओपन चेन डाईईन्स दोनों के अंदर लैम्डा मैक्स के अवशोषण का मान, कॉन्जुगेशन का मान, सब्स्टिट्यूशन का मान और लगे हुए ग्रुप्स के मान सब जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स होती हैं अधिकतर डाईईन्स के अंदर। इस नियम को सबसे पहले आर.बी. वुडवार्ड ने 1941 में बताया था और इसी नियम को अच्छी प्रकार से मॉडिफाइड किया एल.एम. फिशर ने 1959 में। यानी सब पहले वुडवार्ड ने उसको 1941 में दिया और फिर उसमें जो सुधार का कार्य है वो फिशर ने 1959 में किया और उसने बताया कि बहुत सारे नियम इन्होंने बनाए और वो नियम प्रायोगिक रूप से प्रूव किए गए और देखा गया कि ये नियम पूरी तरह से डाईईन्स में फॉलो किए जाते हैं
और डाइन्स में ये पूरी तरह से लागू होते हैं। इन्होंने कहा कि ओपन चेन डाइन्स में 1,3-ब्यूटाडाइन का लैम्डा मैक्स 217 nm है और इस सिस्टम को पेरेंट सिस्टम की तरह से माना। हर एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में है। यदि अल्टरनेट पोजीशन में है तो उन्होंने इस वैल्यू को इसके लिए एक निश्चित मान फिक्स किया, यानी +30 nm। यदि कॉन्जुगेशन में कोई भी डबल बॉन्ड उपस्थित है तो उसमें +30 nm का वृद्धि होगी। तीसरा इन्होंने दिया कि यदि कोई भी एल्काइल ग्रुप कार्बन के किसी सिस्टम के साथ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है तो वो +5 nm की वृद्धि करेगा। अब हम एक टेबल की तरह से सारे डाइन्स के अवशोषण में किस ग्रुप के लिए कितना जोड़ना है उसके बारे में देख लेते हैं। यदि हम साइक्लिक डाइइन की बात करें तो साइक्लिक डाइइन दो तरह की हो सकती हैं। एक है होमोएन्युलर और दूसरी होती है हेट्रोएन्युलर। यानी कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड यदि दो अलग अलग रिंग में उपस्थित है तो वो हेट्रोएन्युलर डाइइन होगी। यानी जब डबल बॉन्ड दो अलग अलग रिंग के अंदर है पर कॉन्जुगेशन में है तो हेट्रोएन्युलर डाइइन होगी, और जब डबल बॉन्ड एक ही रिंग में उपस्थित है और कॉन्जुगेशन में है तो वो होमोएन्युलर डाइइन होगी। इसके लिए ग्रुप, सबसे पहला हम बेस वैल्यू की बात करते हैं। बेस वैल्यू होमोएन्युलर के लिए 253 nm है, यानी 253 nm का मान होमोएन्युलर डाइइन के लिए है। हेट्रोएन्युलर डाइइन के लिए 214 nm या 214 nm का रखा जाता है। लैम्डा मैक्स इंक्रीजिंग फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए दोनों में +30 nm की वृद्धि होती है। यदि CH3 ग्रुप और रिंग रेसिड्यू उपस्थित है तो उसके अंदर +5 nm की वृद्धि होती है दोनों में। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो दोनों में +5 nm की वृद्धि होती है। यदि OCO-CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो कोई वृद्धि नहीं होती है। यदि अल्कोक्सी ग्रुप है यानी सिंगल बॉन्ड OR ग्रुप है तो उसके अंदर 6 nm का चेंज होता है, +6 nm होता है। यदि SR ग्रुप प्रेजेंट है तो +30 nm की इंक्रीज़ होगा। यदि क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप उपस्थित है तो दोनों में +5 nm की वृद्धि होगी। यदि NR2 ग्रुप है यानी डाई एल्काइल एमिनो ग्रुप है तो +60 nm की इंक्रीज़ होता है। ये वाले नियम, ये जो वुडवार्ड एंड फिशर का नियम है, किसी भी क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर लागू नहीं होता। यानी वुडवार्ड फिशर रूल की ये लिमिटेशन है कि ये क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे लागू नहीं होता और एरोमेटिक सिस्टम पर लागू नहीं होता है। अब हम इसके कुछ उदाहरणों के बारे